वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 स्टेटस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आज का टॉपिक है एनटीपीसी। ये क्वेश्चन सेल्फ सस्टेन्ड क्वेश्चन है, इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसको कभी घुमा के नहीं पूछा जाता, इसको हमेशा स्ट्रेट पूछा जाता है एंड दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सीधा आता है एनटीपीसी के बारे में बताइए एंड हाउ इट इज हेल्पिंग टू cope up with the environmental pollution या to cooperate या to sustain the ecological balance। सीधा क्वेश्चन आता है एनटीपीसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ओके, सो हम क्यों इस एक ही पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये क्या करता है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट जनरेट करता है पावर, ठीक है, पावर जनरेशन का प्लांट है, ये पावर को जनरेट करता है एंड ये आईएसओ सर्टिफाइड है। ये आईएसओ सर्टिफाइड क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा महारथी साबित हुआ है इस जंग में पॉल्यूशन की, जिसने अपनी इंडस्ट्री को, जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, उसको हमेशा प्रेरित किया है, अपनी इंडस्ट्री को हमेशा प्रेरित किया है कि वो कहीं पे भी एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन गया है, उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम एक रोल मॉडल, एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं, जानते हैं और अब डिटेल पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या किया है। पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ये बहुत सारे लोग एनटीपीसी के बारे में जानते हैं, अपने नाम से फेमस है, ठीक है। भारत में अलग अलग जगहों पर पावर प्रोवाइड करती है, आईएसओ सर्टिफाइड है। क्यों? बिकॉज नेशनल सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट को उसने जितनी बारीकी से और बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है, नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द कंपनी हैज डिड येट। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग एयर, वाटर, गैस, ऑयल एंड फ्यूल। इसने बेहतरीन अप्रोच यूज की है कि ना तो पानी के जरिए, ना गैस के जरिए, ना फ्यूल के जरिए, ना ही हवा के जरिए हम किसी भी तरीके का प्रदूषण एनवायरनमेंट में लीक करें। और दूसरी बात, इनको हम प्रिजर्व भी करें, इनका हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, इनको हमें ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, इनको हमें एकदम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इस्तेमाल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रखोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वन। इनका ये सब मानना है कि देखो, दो चीजें साथ में नहीं चल सकती। एक चीज कि आप अपना पैसा टेक्नोलॉजी पर लगा लो, सस्ती से टेक्नोलॉजी ले लो जो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करे और अपना काम करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहो, बेहतरीन नई से नई टेक्नोलॉजी लगाओ जो महंगी जरूर होगी लेकिन पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी। तो उन्होंने समझौता नहीं किया, इन्होंने पैसा ज्यादा लगाया लेकिन एनवायरनमेंट क्लीन रखा। इस बात के लिए, इस पॉइंट के लिए जाने जाते हैं, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को, अपने पुराने इक्विपमेंट्स को ये अपग्रेड करते रहते हैं ताकि वो किसी भी तरीके का नुकसान एनवायरनमेंट में ना थ्रो करें। दूसरा, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। देखो, इनकी जो थर्मल पावर प्लांट है वो कोल पर चलती है, तो कोला आप जानते हो बहुत भारी मात्रा में ऐश का इस्तेमाल, ऐश का प्रोड्यूस करता है अगर उसे जलाया जाए, ठीक। तो जब ऐसा हुआ, जब वेस्ट जनरेट हुआ, एक ऐश आई, तो क्या तरीके से इन्होंने उसको जो है वो यूटिलाइज किया है, ऐश को ऐसे यूटिलाइज किया है कि देखो, राख को तो आप एज अ मेन्योर यूज कर सकते हो, अपने फार्म लैंड में डाल सकते हो, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो सॉइल की। तो इन्होंने राख का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया, इस तरीके से अपनी राख को इन्होंने एक वेस्ट बना के लैंड में नहीं मिला दिया, सॉरी पानी में नहीं मिलाया, हवा में नहीं घोला, बल्कि उसको इस तरीके से यूज किया कि वो बढ़िया यूटिलाइजेशन दे हमें और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रखे। राख जब हवा में मिल जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है, खांसी, एलर्जी, इस तरीके की दिक्कतें आ जाती है। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा, बेहद उस पे हमेशा नजर रखी कि ऐसा ना। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, आप अगर एनटीपीसी का कोई भी लैंड, कोई भी प्लांट जाके देख लोगे ना, आपको नजर आएगा दूर से ही एक हरे इन्होंने प्लांट की बेल्ट लगा रखी है और हर जगह पे इन्होंने पौधारोपण कर रखा है। क्या बढ़िया इन्होंने अपना शेल्टर बेल्ट सिस्टम बनाया ताकि जो जितना भी एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है पावर जनरेशन के दौरान, वो क्या हो, वो बैलेंस होता रहे बिकॉज ऑफ द ग्रीन बेल्ट्स।
देन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन, इतना ही नहीं बल्कि अपने जो व्हीकल जो इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, वो व्हीकल भी किसी तरीके से प्रदूषण ना क्रिएट करे, इस पर भी ये बार बार चेक करते रहते हैं इस चीज को और पूरा ध्यान रखते हैं। एश पॉन्ड मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा एक क्वांटिटी में एश प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोल में डील करते हैं। तो इतना ही नहीं, इन्होंने एक ऐश का पॉन्ड बना रखा है जहाँ पे ये ऐश को कलेक्ट करते हैं और उसको टाइम टू टाइम मैनेज करते हैं, उसको मैनेज करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐश इकट्ठी हो रही है तो उसका ढेर कहीं इकट्ठा करते हैं, ऐसे कूड़े का ढेर दिख जाते हैं आपको सड़कों पे ऐसे ही, वो तरीका नहीं है इनका। बहुत बढ़िया तरीका है, एक पॉन्ड ऐश पॉन्ड अलग से क्रिएट किया हुआ है। ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया भाई, इनका जो ऐश को रिसाइकिल करने का तरीका है वो बहुत नायाब है। उसको फेंकते नहीं है बल्कि उसको यूज कर लेते हैं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, बार बार ये चेक करते रहते हैं कि कहीं किसी भी तरीके से क्या इनका प्लांट एनवायरनमेंट को हार्म क्रिएट कर रहा है। इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम भी इजाद किया है। रिव्यूज, लोगों से जो है वो बातचीत करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं, किसी को आने वाले आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में कोई दिक्कत ना हो मेक श्योर करते हैं। ऑनलाइन मैनेजमेंट फॉर इट्स पावर स्टेशंस, और अपने जितने भी जहां जहां पे भी पावर स्टेशंस लगे हुए हैं एनटीपीसी उन सारे पावर स्टेशंस पर एक ऑनलाइन नजर रखता है, उनको चेक करता है कि कहीं वो अपने आसपास पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा उनके प्लान से जो हमारे एनवायरमेंट को और ज्यादा खराब कर रहा हो। तो ये इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है एनटीपीसी में। और आप देख रहे हो कि क्या क्या करते हैं ये, मतलब मैं बता बता के थक जाऊंगी शायद अगर इनकी और ज्यादा डिटेल्स पर आऊंगी, बट वी आर स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, तो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी का सफर इतना नहीं है, बहुत बड़ा सफर है। ठीक है, तो एनटीपीसी को इसलिए पढ़ा जाता है, इसके बारे में नेशनल थर्मल पावर प्लांट के बारे में इसलिए बात होती है कि थर्मल है ये, थर्मल प्लांट है ये, कोल का इस्तेमाल करता है ये, ऐश जनरेशन में माहिर है ये, लेकिन उसके बाद भी एनवायरमेंट को कितना क्लीन रखा है। तो ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए प्रेरणा है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज देखें कि भाई पैसा और नेचर में आपको नेचर चुननी है, पैसा नहीं चुनना। टेक्नोलॉजी भले ही आप महंगी लगाओ, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट्स जो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं वो भले ही आप लगाओ, लेकिन एनवायरमेंट को साफ रखो। तो ये एक इसका बहुत बड़ा हमारा मकसद है एनटीपीसी पढ़ने का, और ये इसलिए पूछा जाता है, आता है कि भाई एनटीपीसी के बारे में बताइए। डायरेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन है, कोई लापरवाही नहीं करना। सारे पॉइंट आज मैंने साइकिल बना के लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में, ऐसे ही इसको याद करना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही ध्यान रखना है, कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी इस टॉपिक पर। ठीक है, तो ये था एनटीपीसी के बारे में, और इसी के साथ आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ओके, इससे पहले कि मैं जाऊं, ठीक, आप सबसे दो बहुत जरूरी बातें करनी। पहली, सिलेबस बहुत हद तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, एक कोई भी वीडियो कभी भी जब आपको समय मिले पुराने चैप्टर की निकाल के पढ़ लिया करो, रिव्यू कर लिया करो, तो रिवीजन होता रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, काइंडली शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को बताइए एडुफ्लाई के बारे में, और उनको भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, वो भी पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पार्टिसिपेशन ही मेरा मोटिवेशन है। एंड बिफोर आई से गुड बाय, एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, इस टॉपिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर पूछें। साथ में लाइव सेशन ध्यान में रखिए, 30 तारीख जितना सिलेबस पढ़ लेंगे उसमें से कहीं से कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। इट इज आवर लाइव सेशन। ओके, सो नाउ goodbye, stay healthy, God bless you all, and bye.